पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी कानूनी टीम के लिए लीगल बैटल का एक और दिन था। किसी में कामयाबी मिली, कुछ में नाकामियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन ये जंग अभी जारी रहेगी। वो एक शेर इन दिनों मुझे कोई सुना रहा था पीटीआई के लोगों के ऊपर कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हम, तो ना बल्ला मिल सका, ना मखसूस नशिस्तें मिली, ना इंसाफ मिल रहा है। तो बहुत कुछ इस वक्त हो रहा है, इसके ऊपर थोड़ी देर में बात करता हूँ, लेकिन पहले जरा दो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं जो कि आज की गई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को इन अनाउंसमेंट का इंतजार भी था। जो पहली अनाउंसमेंट है वो तो मैंने एक दो दिनों के पहले के व्लॉग में भी उसका जिक्र किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 23 मार्च को जलसा करने का फैसला किया था। आज उसकी बाकायदा अनाउंसमेंट भी कर दी गई है। जलसा कहां पर होने जा रहा है इसके बारे में अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया। आप लोग जरा अपनी राय का इजहार जरूर करें, बिकॉज बड़ी मैटर करती है कि कहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जलसा होना चाहिए। इंतखाबात के बाद पहला जलसा ये कहां पर हो सकता है? पंजाब में जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। होना तो वैसे पंजाब में, लाहौर में, मीनार पाकिस्तान में होता तो क्या ही बात थी, लेकिन जिस किस्म के वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं पीटीआई को रोकने के लिए, तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि पंजाब में सड़कों के ऊपर निकलने की स्पेस पीटीआई को मिल सके। तो ये शायद खैबर पख्तूनख्वा के किसी इलाके में हो सकता है, वहाँ गवर्नमेंट भी है और वहाँ पर सरकारी मशीनरी भी उस तरह से उनके अगेंस्ट एक्टिव नहीं होगी, तो इसलिए बड़ा आसान होगा। और जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा ने एक माहौल बना के रखा पिछले दिनों में भी और फिर इंतखाबात के मामलात को लेके भी, तो मेरा ख्याल है पहला जलसा जो है वो केपीके में होना डिजर्व करता है। आप लोग अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कि कहां पर और किस शहर में जलसा होना चाहिए। वैसे मियाँ वाली भी बुरा ऑप्शन नहीं है, वहां पर भी ये जलसा किया जा सकता है इमरान खान के होम ग्राउंड पर। बट अगेन पंजाब हुकूमत का जो रवैया है उसको लेके थोड़े से अभी भी शुकूक व शुबहात है। तो पीटीआई की लीडरशिप ने ये ऐलान किया है कि जलसा तो वो 23 मार्च को करने जा रहे हैं, कहां पर होगा और किस मुकाम पर होगा इसका ऐलान एक दो दिनों में कर दिया जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जिसके बारे में पीटीआई के लोगों को तो बड़ी शिद्दत से इंतजार था ही था, हमें भी था, वो है कि एहतसाब का एक अमल कहीं से शुरू हो। उन लोगों के एहतसाब का अमल जिन्होंने बिला वजह आवाम को तंग किया, जिन्होंने बिला वजह आवाम को झूठे मुकदमात में फंसाया, उनके खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, उनके खिलाफ गिरफ्तारियां हुई, पूरे घर जो है वो मुतासिर हुए। लोग किस कदर जहनी अजियत से, जहनी कर्ब से गुजरे उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल ही नहीं, मैं कहता हूँ नामुमकिन है, क्योंकि ये जिस पे बीतती है वही बता सकता है। तो बहुत सारे लोग खैबर पख्तूनख्वा में भी इस सारे मामले का निशाना बने और पुलिस ने जिस तरह से पिछले चंद अरसे में वहाँ पे कुछ कार्रवाइयाँ की, उसके नतीजे में बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हुए। तो वज़ीर आला बनने के बाद अली अमीन गंडापुर ने ये एक हफ्ते की टाइमलाइन दी थी कि एक हफ्ते का वक्त देता हूँ, इस्लाह कर लो या फिर सज़ा के लिए तैयार हो जाओ। यानी उन्होंने सीधा सीधा कहा था कि जनाब जिनकी FIRs है वो ख़त्म की जाए और कानून के मुताबिक सबसे निपटा जाए। लेकिन आज इमरान खान से जेल में जो मुलाकात हुई उनके रहनुमाओं की, बाय द वे ये मुलाकात भी आज जो हुई है पाबंदी के बावजूद हुई, क्योंकि अदालत ने ये हुक्म दिया जेल सुप्रीडेंट को बुला के कि आज इनको मुलाकात करने दी जाए। 4 लोगों का नाम दिया गया, बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत, उमैर न्याजी और एक कोई और भी उनके रहनुमा थे, कि जनाब इनको मुलाकात आज करने दी जाए। तो पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद मुसलसल 2 दिन इमरान खान साहब की मुलाकातें हो चुकी हैं और काफ़ी हद तक डिस्कशन या मुशावरत उनसे हुई है। अब ये समाअत मुलतवी हो गई है, एक हफ्ते के बाद इसको दोबारा से देखा जाएगा। लेकिन मीनवाइल ये कह दिया गया है कि जनाब मैकेनिज्म जो है वो बना लें पीटीआई के लोगों के साथ मिलकर जेल सुप्रीडेंट के किस दिन किस तारीख को कितने लोगों को मुलाकात की इजाज़त होगी। दैट मीन्स कि मुलाकातें जो है वो रुकनी नहीं है, ये जारी रहनी है, अदालत ने भी आज कह दिया है। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट, एहतसाब वाला जो मैं मामला कह रहा था, आज इमरान खान ने जेल से ये वाज़े हिदायत किया है या एक तरह से हुक्म दिया है कि एक तो IG खैबर पख्तूनख्वा जो है उनको हटा दिया जाए, उनको तब्दील कर दिया जाए, बिकॉज उन्हें लगता है कि वो कहीं ना कहीं इस सारे मामले में जो रिसेंट क्रैकडाउन हुआ उसका हिस्सा रहे हैं और उनकी इजाज़त के बगैर तो ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता। तो इसलिए IG खैबर पख्तूनख्वा को उनके ओहदे से हटाने का कहा गया है। अगेन इसमें वफाकी हुकूमत की कहीं ना कहीं मुदाखलत रहेगी। नया IG कौन होगा, क्योंकि अभी चीफ सेक्रेटरी के तैनाती के ऊपर भी वफाक का इन्फ्लुएंस रहता है, इसीलिए अली अमीन गंडापुर शहबाज शरीफ से मिलने के लिए भी पहुंचे वज़ीर आज़म हाउस। तो अभी IG को हटाना है, उसके लिए भी कुछ रुकावट रहेगी, लेकिन
पीटीआई को या इमरान खान को ये आईजी काबिल कबूल नहीं है, कोई ना कोई नया आईजी ही आएगा खैबर पख्तूनख्वा में। तो और साथ ही ये भी कहा गया कि एक कमेटी कायम कर दी जाए जिसमें शेर अफजल मरवत, बल्कि उसको हेड ही करेंगे शेर अफजल मरवत, और बाकी कुछ और लोग भी शामिल होंगे जो इस बात का अंदाज़ा लगाएंगे या यूँ कह लीजिए कि असेसमेंट करेंगे कि किन लोगों को इस रिसेंट क्रैकडाउन के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ा और उनका मदावा किस तरह से किया जा सकता है, उन्हें कंपनसेट किस तरह से किया जा सकता है, कौन से लोग हैं जो स्टिल झूठी एफआईआर में नामजद हैं, उनके खिलाफ उनके हवाले से क्या कार्रवाई होनी है, और जिन लोगों ने ये एफआईआर करने के बदले और रिहाइयों के बदले और पता नहीं क्या क्या कुछ पैसे लिए या अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल किया मुबैना तौर पर, जो कि रिपोर्ट हुआ, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का इमरान खान की तरफ से कहा गया। और पीटीआई की जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है उन्होंने भी ये डिसाइड किया कि हम अब खैबर पख्तूनख्वा से एहतसाब का मामला शुरू करने जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के ऊपर अभी नाअहली की एक तलवार लटकती रहेगी, वो खुल के शायद उस तरह से ना कर सके, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है कि इस तलवार के साए में भी बेशक ये करना पड़े तो एक एग्जाम्पल कम अज़ कम सेट होनी चाहिए। जो भी आए, अली अमीन गंडापुर रहें ना रहें, जो भी आए वो कम अज़ कम इस चीज़ को तो लेके आगे बढ़े कि जिसने ज्यादती किया उसका एहतसाब तो ज़रूर हो। अब देखते हैं कहाँ तक ये मामला जाता है। अब आ जाइए पीटीआई के खिलाफ एक ताज़ा साजिश के हवाले से जिसकी गूंज आजकल ऐवानों में भी गूंज रही है, ऐवानों के बाहर भी, और वो हम देख भी रहे हैं कि जो शोर पीटीआई कर रही है वो ऐसे ही हवा में नहीं कर रही, उसकी कोई ना कोई रीज़न है या ग्राउंड के ऊपर चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। पीटीआई को ये लगता है कि उनकी 20 नशिस्तें मजीद कौमी असम्बली की कम की जाने की कोशिश की जा रही है। रीकाउंटिंग का सिलसिला पंजाब के बाज़ हलकों में शुरू किया गया है और आज ही के दिन हमने देखा कि कौमी असम्बली की एक और नशिस्त जो है वो पीटीआई से छीन ली गई है। गुजरावाला की कोई नशिस्त है N81 की, गालबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या कोई दूसरा हल्का जो भी है, उससे जो पीटीआई के जीते हुए उम्मीदवार थे रीकाउंटिंग में उनको हरा दिया गया। और रीकाउंटिंग जिस अंदाज से की गई, जितने मुस्तरद वोट थे उनको जिस अंदाज से बताया गया और फिर उसका जो बाकियों के ऊपर असर पड़ा, वो देख के ही पता चल रहा है कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। मतलब आपने ये सब कुछ करना ही है, इस अंदाज से कर ले कि कोई क्वेश्चन भी ना उठा सके, लेकिन इस तरह से किया जा रहा है कि बच्चे को भी अगर आप वो पेपर पकड़ा दें कि जमा तफरीक करके बताओ कि रिकाउंटिंग ठीक हुई है या नहीं हुई, तो वो भी उसमें से गलतियां निकाल लेगा। तो इस तरह से ये सब कुछ हो रहा है और पीटीआई बहुत जोरों शोर से इस मामले को उठा रही है कि उनकी सीटें मजीद कम की जा रही हैं और आने वाले दिनों में और भी कम की जाएंगी। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? और 2/3 अक्सरियत के लिए हो रहा है ताकि ऐवान में अपनी वो कोई मेजॉरिटी लाके कानून साजी के साथ साथ आइन में तरमीम कर सके या व्हाटएवर जो भी है, बाद में पता चलेगा। लेकिन ये इस वक्त सिचुएशन है, पीटीआई को फेस करनी पड़ रही है। फिर मखसूस नशिस्तों का जो मामला है उसमें भी पीटीआई को आज एक सेटबैक मिला। पेशावर हाई कोर्ट से ऑर्डर ही आ गया कि जो दरख्वास्त पीटीआई ने दी थी मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए, वो दरख्वास्त मुस्तरद हो गई या यूँ कह लें कि अदालत ने इंटरटेन नहीं की। तो अब पीटीआई ये सोच रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करेगी मखसूस नशिस्तों के लिए। अब तक पीटीआई को जितना कोई रिलीफ मिल सकता था वो लोअर कोर्ट से ही मिला है, यानी हाई कोर्ट से ही मिला है, और वो भी एक ही सूबे की हाई कोर्ट से ज़्यादातर, यानी खैबर पख्तूनख्वा से। लेकिन इस केस में खैबर पख्तूनख्वा की हाई कोर्ट ने भी, यानी पेशावर हाई कोर्ट ने भी पीटीआई को रिलीफ नहीं दिया। तो जिस अदालत से पीटीआई का बल्ला छिन गया, यानी सुप्रीम कोर्ट, या जिस अदालत से ये फैसला आया कि उनके इंटर पार्टी इंतखाबात ठीक नहीं हुए, क्या उसी अदालत से पीटीआई मखसूस नशिस्तें ले सकती है? ये पीटीआई ने तो कहा है कि वो जारी बात है, एक आईनी कानूनी हक है, उन्होंने ये रेमेडीज ज़ाया तो नहीं करनी, जाना तो पड़ेगा, जाना चाहिए भी उन्हें, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन कोई ख़ास उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। ऐसा लगता है रिसेंट ट्रैक रिकॉर्ड को देखते। बाकी अदालत के फैसले क्या होंगे उनके ऊपर बाद में भी डिस्कशन हो सकती है, पता चले कि पीटीआई के हक में आ गया। लेकिन अमूमी तासुर ये है कि शायद पीटीआई को मखसूस नशिस्तों के हवाले से रिलीफ नहीं मिल सकेगा। अब ये मखसूस नशिस्तों का ना मिलना, बल्ले का छिन जाना, और ये पूरी की पूरी पीटीआई इस वक्त अदालतों में है। आप इमेजिन करें कि एक अदालत में तो पीटीआई के वकला कल गए भी नहीं, क्यों? इतने केसेस हैं, हाई कोर्ट में जा रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट जा रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, कितनी लीगल टीम डिप्लॉय कर सकते हैं। तो हर जगह के ऊपर कोई ना कोई डिफरेंट केस है। वो एक केस निपटा के घर आते पता चलता कोई नया नोटिफिकेशन आ गया, कोई नई पाबंदी आ गई, अब उसको चैलेंज करना है। अब ये चैलेंज करने का मामला भी इतना आसान नहीं होता कि बस
صبح گئے عدالت میں اور کوئی ایک پیپر پکڑایا کہ ہم چیلنج کر رہے ہیں، ایسا بھی نہیں. پوری کی پوری ریٹ پٹیشن تیار کرنی پڑتی ہے، فریقین کو نامزد کرنا پڑتا ہے، پھر ہیئرنگز میں جانا، پھر ایک بڑی لمبی اور لیتھل قسم کی لیگل بیٹل اس وقت جاری ہے. اتنی انٹینس لیگل بیٹل میں نے اپنے صحافتی کیریئر میں یہ پورے 10-11 سالوں میں نہیں دیکھی. ایون نواز شریف صاحب کے بھی کیسز ہم دیکھتے رہے، وہ احتساب عدالت آتے وہاں جا کے ان کو بھی رپورٹ کیا، لیکن اتنی انٹینس یہ لیگل بیٹل نہیں دیکھی. ابھی جو ہو رہا ہے یہ کوئی سم تھنگ ڈفرینٹ ہے، مطلب بیونڈ لمٹس زیادہ دکھائی دے رہا ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جتنی ایفرٹ لگا کے، جتنے وسائل لگا کے، جتنا کچھ، جتنی کوششیں کر کے ہم نے اس پورے معاملے کو اتنا الجھا دیا، اگر اس سے آدھی ایفرٹ بھی ہم ان معاملات کو سلجھانے میں لگا دیتے، یا بائی ڈیفالٹ جیسے چیزیں چل رہی تھی ان کو چلنے دیتے، ایک پارٹی الیکشن میں حصہ لے رہی ہے ان کو لینے دیتے، بلے کے نشان اگر یہی کرنا تھا، فارم 47 ہی کرنا تھا، تو بلے کے نشان کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا. تو بائی ڈیفالٹ اگر چیزیں چلتی رہنے دیتی، اتنا میس نہ کریٹ ہوتا، تو شاید ہمارے آدھے سے زیادہ مسائل کم ہو جاتے یا ہو سکتے تھے. جتنی ایفرٹ ہم نے مسائل کریٹ کرنے میں لگائی ہے، اس سے آدھی ایفرٹ ان مسائل کے حل میں لگا دیتے، ان کے ریفارمز میں لگا دیتے، تو آج ہم کہاں پر جاتے. میں ہر روز یہ آبزرو کر رہا ہوں، حالات کو دیکھتے ہوئے، واقعات کو دیکھتے ہوئے. شاید پتہ نہیں کیوں باقی لوگ نہیں کر پا رہے، کر ہی رہے ہوں گے لیکن مصلحتاً شاید خاموش ہے یا واٹ ایور. ہم ایک قدم بھی، ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھ پا رہے. بطور نیشن میں بات کر رہا ہوں، ہم نہیں آگے بڑھ پا رہے. ہم IMF کی ڈیل لے لیں گے، ہم کوئی اور کام کر لیں گے، ہم یہ سارا کچھ کر لیں گے، اور اس سے یہ لگے گا کہ یہ کوئی وکٹری ہے یا یہ کوئی بہت ایسی چیز ہو گئی ہے. آپ یقین کریں کہ ہم بہت تیزی سے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. اور آپ یقین کیوں نہ کریں گے، آپ تو روز یہ چیزیں دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں. بچے کو بھی پتا ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے، بلکہ بہت تیزی سے پیچھے جا رہے ہیں. تو بس امید کر سکتے ہیں، وہ خان صاحب بھی اکثر کہا کرتے ہیں کہ ہوپ فار دا بیسٹ بٹ بی پریپیئر فار دا ورسٹ. تو ہم ورسٹ کے لیے تیار تو ہے ذہنی طور پر، لیکن ورسٹ جو ہے وہ کتنا ورسٹ ہوگا اس کا پتہ نہیں چل رہا، اور یہ کب جا کے ختم ہونا ہے اس کا بھی کسی کو پتہ نہیں چل رہا. ہر روز یہ لگتا تھا کہ اچھا یہ 10 دن 20 دن گزر جائیں گے تو یہاں سے آ کے حالات تھوڑے سے بہتر ہو جائیں گے. اچھا چلیں الیکشن ہو جائیں گے تو حالات بہتر ہو جائیں گے. اچھا چلیں یہ حکومت بن جائے گی تو حالات بہتر ہو جائیں گے. سب کچھ ہو رہا ہے بٹ حالات بہتر نہیں ہو رہے، ورسٹ سے ورسٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات پہ رحم کرے، اور جو لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں فیصلوں کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ